ई लर्निंग क्लास के माध्यम से हमने आपको कार्यपालिका के बारे में पिछले वीडियो में बताया था। मैं डॉक्टर शेखर कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, नंदलाल सिंह कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, सारण, आज आपको विधायिका के बारे में बताना चाहूँगा। हमारी विधायिका या व्यवस्थापिका, यह दोनों वर्ड एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। विधायिका जनता द्वारा निर्वाचित होती है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन करती है। लोकतांत्रिक देशों में जनता द्वारा निर्वाचित विधायिका जनता और देश का काम कैसे करती है तथा लोकतांत्रिक सरकार के जरूरी सिद्धांतों को बनाए रखने में किस तरह सहयोग करती है, हम आज जो व्यवस्थापिका की चर्चा कर रहे हैं, सरकार के तीनों अंगों में व्यवस्थापिका का स्थान सर्वोच्च है, क्योंकि यही कानूनों का निर्माण करती है जिसके आधार पर कार्यपालिका शासन करती है और न्यायपालिका न्याय करती है। व्यवस्थापिका जो है उन नियमों को निर्धारित करती है जिसके अनुसार हमारा शासन तंत्र संचालित होता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए नियमों एवं कानूनों का पालन करती है। विधायिका ही जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। यदि हम कहें कि विधायिका जो है वह प्रातिनिधिक लोकतंत्र का आधार है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में कार्यपालिका की तुलना में विधायिका अपना महत्व खोती जा रही हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल नीति निर्माण और शासन का जो कार्यक्रम है वह मंत्रिमंडल करने लगा है
यही कारण है कि कुछ लोग मंत्रिमंडल की तानाशाही का नाम देने लगते हैं, जिसके चलते संसद में उसकी प्रतिष्ठा में हमारे जनप्रतिनिधियों के होने के बावजूद उसकी प्रतिष्ठा में कमी आई है। संसद एक ऐसा मंच है जहां शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी झुकना पड़ता है। एक शक्तिशाली नेता को भी संसद का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मंत्रिमंडल जो है अंततः संसद के प्रति लोकसभा के प्रति जिम्मेवार है, जिसके चलते मंत्रियों को अपने कार्यों से सदस्यों के जवाब देने से संतुष्ट करना पड़ता है। वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक मंच होने के कारण संसद अन्य सभी अंगों में सबसे ज़्यादा प्राधिनिक है। भारतीय संसद के निम्न सदन मतलब कि लोकसभा में ही कार्यपालिका को बर्खास्त करने की शक्ति निहित है। लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका की बहुत सारे कार्य होते हैं, उन कार्यों का निष्पादन विधायिका करती है। जिस देश में व्यवस्थापिका जो कार्य करती है वही संसद के कार्य कहलाते हैं। व्यवस्थापिका के कार्य जो है वह सरकार के स्वरूप पर निर्भर करते हैं, किस प्रकार की सरकार है उस पर यह निर्भर करते हैं। जहां लोकतंत्रात्मक सरकार है वहां व्यवस्थापिका जो होती है वह महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जहां निरंकुश शासन है वहां पर व्यवस्थापिका का कोई विशेष महत्व नहीं होता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अध्यक्षतात्मक तथा संसदीय सरकारें दोनों होती हैं। संसदीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका का कार्यपालिका के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रहता है। व्यवस्थापिका के प्रमुख कार्यों में हम कानून निर्माण संबंधी कार्य को ले सकते हैं। व्यवस्थापिका का सबसे प्रमुख और अहम कार्य जो है वह कानूनों का निर्माण करना है। कानून बनाकर ही वह राज्य की इच्छाओं को अभिव्यक्त करती है। परिस्थितियों को ध्यान में रखकर वह पुराने कानूनों में संशोधन करती है
और परिस्थितियों के अनुसार ही नए कानूनों को भी लागू करती है। विधि निर्माण के लिए व्यवस्थापिका का कार्य विधायकों का प्रारूप तैयार करना, विधेयकों पर विचार विमर्श करना और विधेयकों को पारित करना होता है। जहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, वहाँ कानून के निर्माण में व्यवस्थापिका के तुलना में कार्यपालिका का प्रत्यक्ष हाथ होता है। व्यवस्थापिका के अगले कार्य के रूप में वह कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। व्यवस्थापिका के द्वारा ही जनता के चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं। लोकतांत्रिक पद्धति में कार्यपालिका का नियंत्रण व्यवस्थापिका पर आवश्यक है। हमारे प्रमुख विद्वान बेजहॉट महोदय ने ये कहा कि व्यवस्थापिका का गठन वैसे तो औपचारिक रूप से विधि निर्माण के लिए होता है, परंतु उसका प्रमुख कार्य कार्यपालिका का निर्माण तथा नियंत्रण करना है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका जो है वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे अपदस्थ कर सकती है। काम रोको प्रस्ताव, निंदा का प्रस्ताव आदि लाकर कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। विधि निर्माण तथा कार्यपालिका के नियंत्रण संबंधी कार्यों में व्यवस्थापिका विचार विमर्श का भी कार्य करती है। व्यवस्थापिका के अन्य कार्यों में आर्थिक कार्य भी हैं। व्यवस्थापिका का कार्य केवल कानून बनाना तथा विचार विमर्श करना नहीं होता, वह राष्ट्र की आय और व्यय पर भी नियंत्रण स्थापित करती है। व्यवस्थापिका के बिना उसकी स्वीकृति के बिना सरकार न तो किसी प्रकार का आयकर और न ही किसी प्रकार का टैक्स लगा सकती है। व्यवस्थापिका हमारे राष्ट्रीय कोष को नियंत्रित करती है।
व्यवस्थापिका के अगले कार्यों में हम प्रशासकीय कार्यों को ले सकते हैं। संसदीय सरकारों में कार्यपालिका के ऊपर व्यवस्थापिका का प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता है। संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है और उसका अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक व्यवस्थापिका का उस पर विश्वास हो। निर्वाचन संबंधी कार्य को भी हमारी व्यवस्थापिका संपादित करती है। हमारे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव विधानसभाओं के द्वारा, केंद्र के राज्यों के द्वारा, केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के द्वारा होता है। ये सारे कार्य व्यवस्थापिका के अंतर्गत आते हैं। व्यवस्थापिका के अगले कार्य में वैदेशिक मामलों से संबंधित कार्य भी करने पड़ते हैं। विदेशों के साथ पारस्परिक संबंधों का निर्धारण, युद्ध में शांति की घोषणा, ऐसे तो ये सभी कार्य कार्यपालिका के द्वारा होते हैं, लेकिन जब तक व्यवस्थापिका इसे अनुमोदित नहीं करती तब तक इसे लागू नहीं किया जा सकता। व्यवस्थापिका का संगठन दो सिद्धांतों के आधार पर होता है। एक सिद्धांत के अनुसार व्यवस्थापिका का केवल एक ही सदन होता है, जिसे हम एक सदनात्मक व्यवस्थापिका कहते हैं, और दूसरे सिद्धांत के अनुसार व्यवस्थापिका के दो सदन होते हैं, जिन्हें हम द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कहते हैं। आज द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रचलन ज़्यादा है। व्यवस्थापिका के दो सदन में एक को उच्च सदन तथा दूसरे को हम लोग निम्न सदन कहते हैं। निम्न सदन में जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व रहता है, वहीं उच्च सदन में
प्रतिष्ठित, धनाढ्य तथा विशिष्ट योग्यता रखने वाले वर्गों का प्रतिनिधित्व रहता है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में हम यह कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका जो है वह द्विसदनात्मक होने के चलते स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाती है। दो सदनों के चलते प्रथम सदन की जो स्वेच्छाचारिता है उस पर द्वितीय सदन रोक लगा लेती है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका प्रथम सदन के द्वारा जो पारित विधेयक होते हैं उनमें संशोधन करती है, पर वह विधेयकों पर पुनर्विचार कर प्रथम सदन के त्रुटियों एवं अशुद्धियों को दूर करती है। द्विसदनात्मक व्यवस्था के पक्ष में हम कह सकते हैं कि प्रथम सदन द्वारा पारित विधेयकों पर द्वितीय सदन केवल विचार विमर्श ही नहीं करता, वरन उस विधेयक में विलंब करके जनमत को जगाता है, जिसके चलते जनता को यह विधेयकों से संबंधित गुण दोषों का पता चल जाता है। आज के लोकतांत्रिक परंपरा के अनुकूल द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होती है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के चलते शक्ति जो है वह एक सदन में केंद्रीकृत नहीं होती। द्विसदन संघात्मक शासन के लिए अनुकूल है। द्वितीय सदन में इकाइयों का प्रतिनिधित्व होता है। द्वितीय सदन की सहमति के अभाव में विभिन्न इकाइयां जो अपने मौलिक स्वरूपों में रहती हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के चलते अनुभवी एवं कार्यकुशल व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं।
इसके महत्वपूर्ण कार्यों में, इसके पक्ष में हम कह सकते हैं कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका विवेकपूर्ण विचार का साधन है। ये आपस में विवेकपूर्ण ढंग से वाद विवाद कर गंभीरता पूर्वक, विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा करते हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जो होती है उसमें प्रथम सदन की सहायता होती है। आज राज्य के कार्यों में इतनी वृद्धि हो गई है कि हम देखते हैं कि रोज नए नए विधेयक प्रथम सदन के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। प्रथम सदन का अत्यधिक कार्यभार, ज़्यादा कार्य के चलते सभी विधेयकों के साथ न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि इसके सदस्य की संख्या जो है वह द्वितीय सदन के सदस्यों की अपेक्षा अधिक होती है। द्वितीय सदन इन विधेयकों पर शांतिपूर्ण विचार करके उन्हें पारित कराने में प्रथम सदन की सहायता करता है। यदि हम इसके पक्ष की बात करते हैं तो कुछ विद्वान इसके विपक्ष में भी अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं। कुछ लोग इसे अनुपयोगी और उद्देश्यहीन बतलाते हैं। इसके विपक्ष में तर्क के रूप में हम कह सकते हैं कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका लोकतंत्र और संप्रभुता की जो धारणा है उसका विरोधी है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संप्रभुता जो है वह जनता में निवास करती है और जनता का प्रतिनिधित्व प्रथम या निम्न सदन होता है। हम जानते हैं कि संप्रभुता का विभाजन नहीं हो सकता, इसलिए उसका प्रतिनिधित्व एक ही सदन में होना चाहिए। ऐसी स्थिति में द्विसदनात्मक जो व्यवस्थापिका है उसमें लगता है कि जो द्वितीय सदन है वह अनावश्यक है।
ऐसा लगता है कि लोकतंत्र को, लोकमत को ऐसी व्यवस्थाएं विभाजित करती हैं। आलोचकों के द्वारा यह भी कहा जाता है कि जो द्वितीय सदन है वह प्रतिक्रियावादी होता है, क्योंकि सदन में हितों का प्रतिनिधित्व रहता है, जिसके कारण जो प्रगतिशील विधेयक हैं उस पर रोक लगते हैं, उसको पारित करने में देर करने का प्रयास करते हैं। इसके विपक्ष में यह भी कहा जाता है कि यह विलंबकारी संस्था है, क्योंकि द्विसदनात्मक व्यवस्था होने के चलते कानूनों को पारित करने में विलंब होता है। इसमें संघर्ष की संभावना देखी जाती है। हमेशा प्रथम सदन और द्वितीय सदन के बीच संघर्ष की संभावना बनी रहती है, जिसके चलते विधेयक पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका होती है। विपक्ष में हम कह सकते हैं कि यह धन का जो है वह अपव्यय करता है। द्विसदनात्मक व्यवस्था में धन का अनावश्यक खर्च बढ़ जाता है। दोनों सदनों के चलते इसके सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी रहती है। संघात्मक व्यवस्था के लिए द्विसदनात्मक व्यवस्था आवश्यक प्रतीत नहीं होती। वर्तमान समय में संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत अल्पसंख्यकों तथा संघ के विभिन्न इकाइयों की रक्षा दूसरे सदन में न होकर न्यायपालिका के द्वारा होती है। इसलिए संघीय व्यवस्था की दृष्टि से भी द्वितीय सदन अनावश्यक प्रतीत होता है। आज हम संघीय व्यवस्था के तहत व्यवस्थापिका के मूल स्वरूप में चर्चा की। संघीय व्यवस्था जो है भारतीय संविधान में पार्लियामेंट को कहा गया है। व्यवस्थापिका
जो है वह जनता के द्वारा निर्वाचित होती है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में अपने कार्यों का निष्पादन करती है। आज हम केवल व्यवस्थापिका के बारे में ही चर्चा करेंगे। अगले ई लर्निंग क्लासेज के तहत हम संघीय संसद के स्वरूप और राज्यसभा तथा लोकसभा के अधिकार एवं कार्यों की चर्चा आपके समक्ष करेंगे। उम्मीद है कि व्यवस्थापिका के बारे में आपने जानकारी ली, इससे लाभान्वित हुए। धन्यवाद।